कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा परिवार एक लाश के साथ एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 17 महीनों तक गुजार देता है, जिसे सोचने के बाद काफ़ी आश्चर्य होता है। जी हाँ दोस्तों, एक लाश के साथ 17 महीने तक उसकी पत्नी उसके साथ सोती है और वो काम करती है जो काम एक पति के साथ पत्नी करती है या पत्नी पति के साथ करती है। हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी बेहद खौफनाक और ख़तरनाक है, तो कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, एक परिवार होता है जहाँ पर एक लड़की होती है जो अपने कोचिंग वाले टीचर से जब पढ़ के जाया करती तो हर एक क्लास में वो टॉप कर दिया करती। लोग सोच नहीं पाते कि आखिरकार इस टीचर ने उसे ऐसा कौन से प्रश्न का उत्तर दे दिया है जिसकी वजह से वो हर क्लास में टॉप करती चली जाती है। और एक दिन वो अपने टीचर से कहती है कि सर, आप जो क्वेश्चन बताते हैं, यकीन मानिए उसी के बदौलत मैं इतना टॉप करती चली जा रही हूँ। और ये सुनने के बाद वो टीचर भी बेहद खुश होता है, क्योंकि कोई भी छात्र जो होता है वो अपने टीचर के प्रति अगर वफादार रहे और उस टीचर का छात्र अगर नाम करे तो ये दोनों लोगों के लिए बेहद अच्छा होता है। और इसीलिए ये लड़की भी टॉप करती चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि ये लड़की पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाती है। इधर जो टीचर होता है ये भी मेहनत करता है और ये भी पढ़ लिख कर आयकर विभाग में अकाउंटेंट असिस्टेंट के रूप में अधिकारी बनता है। लेकिन वो लड़की शुरू से ही अपनी टीचर पर इतना फोकस की रहती है कि दोनों के उम्रों में कुछ ही वर्ष का अंतर होता है। तो वो अपने टीचर से कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। वो टीचर पहले तो कुछ देर तक सोचता है, अपने इस होनहार छात्रा के द्वारा दिए गए प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और मिताली से वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार दोनों पढ़े लिखे होते हैं, पोस्ट पर होते हैं, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है और परिवार वालों की रजामंदी से इन दोनों की शादी करा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना होने वाली थी वो बेहद अजीबोगरीब थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर में एक जगह पड़ता है कृष्णा रोशन नगर, जहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है विमलेश दीक्षित। और विमलेश दीक्षित का परिवार बेहद संपन्न था। इनके जो बड़े भाई होते हैं वो सिंचाई विभाग में होते हैं। इनके छोटा भाई जो होता है वो बिजली विभाग का ठेकेदारी करता है। और खुद विमलेश दीक्षित जो होते हैं ये गुजरात में आयकर विभाग में होते हैं। और इनकी पत्नी यानी मिताली, जिससे इनकी शादी हुई होती है, वो बैंक में मैनेजर होती है। और ये इनका परिवार बिल्कुल संपन्न था। परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी परिवार में एक दिन अचानक ऐसा होता है कि विमलेश की तबीयत बेहद ख़राब हो जाती है। उसका शरीर काला पड़ने लगता है और जब काला पड़ने लगता है तो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और फिर हॉस्पिटल से लेकर अपने घर चले आते हैं। और उसी घर में अब विमलेश, मानो तो एक आपने मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसमें एक किरदार होता है जिसमें एक व्यक्ति हमेशा व्हील चेयर पर बैठा होता है और वो कभी कुछ किसी से बोलता नहीं है। ठीक इसी मुन्ना भाई MBBS की उस व्यक्ति के तरह इसकी पत्नी और इस पूरे परिवार ने कल्पना किया कि ठीक वही बीमारी इनको भी हो गई है और उसी तरीके से ट्रीट करने लगे। आखिरकार उसे हमेशा नहलाया धुलाया जाता, हर चीज़ किया जाता और उसकी पत्नी भी उसके बगल में सोती और अपने पति का बेहद ख्याल रखती। ख्याल भी क्यों ना रखे, क्योंकि वो अपने पति से इतना प्यार जो करती थी, शायद ही आज के ज़माने में कोई पत्नी अपने पति से इतना प्यार करे कि 17 महीनों तक उसकी सेवा की जाए। पत्नियों को छोड़ दिया जाए तो आजकल की पत्नियां ऐसी भी हैं कि सेवा की बात छोड़िए, अगर उनका किसी और पर दिल आ गया तो पति तो ड्रम में नज़र आ रहा है। लेकिन आज की कहानी बेहद दर्दनाक भी है और रोचक भी है। आखिरकार ऐसा होता है कि जब ये धीरे धीरे दिनों का सिलसिला बढ़ता चला जाता है और विमलेश ने न अपने विभाग में कोई छुट्टी की अर्जी लगाई, न रिजाइन किया, तो विभाग वालों को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर विमलेश नौकरी पर क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन
30 अगस्त 2022 को जब आयकर विभाग की टीम घर पर पहुंचती है अपने उस अधिकारी को मिलने के लिए, अपने उस अधिकारी से जान पहचान करने के लिए, ये देखने के लिए कि उसकी जब तबीयत खराब हुई थी तो उसका क्या हालचाल है, वो अब कैसे रह रहा है। तब आयकर विभाग की टीम जैसे जाकर उस कृष्णापुरी रोशन नगर कॉलोनी में खड़ी होती है तो वहाँ पर उन्होंने जैसे ही विमलेश दीक्षित का दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी माँ ने दरवाज़ा खोला। जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने देखा और पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो बताते हैं कि हम विमलेश जी के ऑफिस से आए हुए हैं और 17 महीने बीत चुके हैं लेकिन विमलेश जी अभी तक घर नहीं आए। ये बात सुनते ही जैसे जो विमलेश की माँ होती हैं वो पागल हो जाती हैं और इन आयकर अधिकारियों को भला बुरा कहने लगती हैं, इन्हें भगाने रखती हैं और कहती हैं कि यहाँ से तुम लोग सीधे से चले जाओ वरना धक्के मार के बाहर कर दूंगी। और दरवाज़ा बंद करके सबसे पहले अपने बहू को फ़ोन लगाती हैं और मिताली से कहती हैं, जो बैंक में मैनेजर होती है, कि तुम जल्दी से जल्दी आओ, विमलेश के ऑफिस से कुछ लोग आए हैं और वो उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही मिताली ने तुरंत आनन फानन में 2 दिन का छुट्टी लगाया और भाग करके सीधे अपने घर चली आई। इधर आयकर विभाग की टीम को एक बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो विमलेश के ऑफिस से आए थे, कोई ना चोर थे ना किसी तरीके से वो विमलेश को कुछ कह रहे थे, तो उनकी माँ क्यों इस आयकर विभाग की टीम को भला बुरा कह के यहाँ तक कि मारपीट की नौबत आ जाती है, भगा देती है। पुलिस के पास जाने से अच्छा आयकर विभाग की टीम ने सोचा कि तो सबसे पहले मुझे सीएमओ ऑफिस में चलना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर विमलेश को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है जिसके कारण परिवार वाले हम लोगों को भी उनसे नहीं मिलने दे रहे हैं। अब इस बात को सुनने के बाद वो आयकर की टीम सीधे पहुंचती है सीएमओ ऑफिस और सीएमओ साहब को लिखित में एक चिट्ठी देती है कि कृष्णा नगर रोशन कॉलोनी में एक व्यक्ति है जो हमारे यहाँ असिस्टेंट आयकर अकाउंटेंट अफसर के तौर पर पोस्टेड हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके माँ और उनके परिवार वाले उनसे हमें मिलने नहीं दे रहे हैं, जो पिछले 17 महीनों से नौकरी पर नहीं आए हैं। आखिरकार सीएमओ साहब ने इसमें संज्ञान लिया और कानपुर के जिला अधिकारी महोदय को इससे अवगत कराया कि इस तरीके की एक घटना है। उन्होंने इस चिट्ठी पर मार करते हुए एसएसपी कानपुर को लिखा और कहा कि कृपया इनकी मदद की जाए। आखिरकार हुआ ऐसा ही। अब आयकर विभाग की टीम, डॉक्टरों की टीम और पुलिस की टीम सब लोग उस घर पर पहुंचते हैं। अब दरवाजे को खटखटाया जाता है और आखिरकार न चाहते हुए उनकी मां और पत्नी को जबरदस्ती हटाकर पुलिस की टीम विमलेश दीक्षित तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। और जब पहुंचती है तो देखती है तो उनकी हालत कुछ ऐसी रहती है कि शरीर बिल्कुल एकदम काला पड़ गया होता है। जितने भी हड्डियां होती हैं उनसे चमड़े सट चुके होते हैं, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा ही बचा रहता है और ये ढांचा वैसे ही सुरक्षित रहता है जैसे मिस्र की मम्मी सुरक्षित रहती है। और फिर आखिरकार पुलिस बल के साथ इन डॉक्टरों की टीम ने विमलेश दीक्षित की लाश को वहां से निकाला और निकालने के बाद जब वो मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं और वहां पर इनके छोटे भाई जिनका नाम विजय होता है, उनसे जब डॉक्टरों की पैनल पूछताछ करती है तो बेहद चौंकाने वाली खबर वो बताते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल 22 अप्रैल 2021 को मेरे भाई की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई तो हम लोग एक कानपुर के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें लेकर जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उनकी जांच पड़ताल की जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें मृत्यु घोषित कर देते हैं। लेकिन जब हम उन्हें लेकर अपने घर वापस आते हैं तो उनके सीने पर जब हाथ रखते हैं तो उनका दिल धड़क रहा होता है और इसी कारणवश कि दिल धड़क रहा है हम लोगों ने सोचा ये जिंदा है। मैंने उनकी पत्नी को ये बात बताई, अपनी पत्नी को बात बताई और भैया भाभी माता पिताजी को बात बताई, जिसके बाद पूरे परिवार वाले तैयार होते हैं और उसके बाद हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हो सकता है कि भाई को कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ये ठीक जरूर हो जाएंगे। और इसी तरीके से डेड बॉडी के साथ इन लोगों ने तकरीबन पूरा परिवार जो बेहद शिक्षित था 1-2 दिन नहीं बल्कि 17 महीने बिताता है। और उसके बाद उन डॉक्टरों की टीम ने इनकी पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम में कुछ बचा ही नहीं था। जो व्यक्ति 17 महीने पहले मर चुका हो उसका पोस्टमार्टम आखिर क्या ही करेंगे डॉक्टर। फिर भी मेडिकल के 2 स्टाफ
उसके साथ इन पूरे परिवार वालों को लाश सौंप दी जाती है और कहा जाता है कि अब इन्हें जला दिए, इनकी मौत वाकई में 17 महीने पहले हो चुकी है और 17 महीने तक आप लोग इनके लाश के साथ सोते रहे, खेलते रहे। लेकिन जैसे ही सिग्नल आता है तो परिवार वाले फिर उन दोनों वार्ड बॉयों को अपने बातों में फंसाते हैं और कहते हैं कि एक काम करो, तुम चले जाओ, अब तो ये मरी गए हैं और हम लाश को जला देंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो। आखिरकार ये लोग दोनों गार्ड वहाँ से निकल जाते हैं और निकलने के बाद जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि परिवार वाले न तो घर पर आए हैं और न ही उस लाश को जलाया है, फिर उस लाश को लेकर कहीं गायब हो गए हैं। अब पुलिस को जब ये बात पता चलता है तो पुलिस परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ये क्या चल रहा है, आखिर बार बार उस लाश को लेकर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। इसका जवाब पुलिस जानना चाहती थी। अब पुलिस वालों ने परिवार के सदस्यों का नंबर सर्विस लाइन पर लगाया, उसको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद आखिरकार फिर से एक बार इन्हें पकड़ा गया और पुलिस कस्टडी में उस विमलेश दीक्षित को जलाया जाता है और आंखों के सामने देखकर इस बार जलाया जाता है ताकि कहीं से कोई गुंजाइश ना हो और ये लोग उस फिर लाश के साथ कुछ महीने और न बिताएं। लेकिन दोस्तों, इन सब के दरमियान जो एक बेहद दुखद होता है, जो पत्नी मिताली होती है, उसका एक छोटा सा बच्चा होता है 4 साल का, और उसकी एक छोटी सी 2 साल की बच्ची भी होती है। उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि किसी के मर जाने की कमी कोई पूरा कर सकता है, लेकिन यकीन मानिए वो बॉडी ही उस घर में रखी रही थी तो उससे भी उन परिवार वालों को ये निश्चिंतता तो थी कि आज नहीं तो कल हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो जाए, क्योंकि जिसके परिवार के लोगों की मौत होती है उनसे बेहतर दर्द ना मैं कहानी सुनाने वाला जान सकता हूँ, ना आप सुनने वाला जान सकते हैं, क्योंकि उस दर्द को तो सिर्फ वही बयां कर सकते हैं। और ये बेहद खौफनाक और दर्दनाक कहानी कि सोच सकते हैं आप, एक लाश के साथ उस परिवार ने किस तरीके से 17 महीने व्यतीत किए होंगे। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।